इस फिल्म की शुरुआत किसी अनजान आदमी को दिखाते हुए होती है जो कि किसी की लाश लेकर एक पहाड़ पर खड़ा होता है और इसके बाद यही आदमी अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वो कहता है कि मैं एक चलती फिरती लाश हूँ बिना किसी आत्मा के, क्योंकि वो 1795 में विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन नाम के एक डॉक्टर को मिला था और इसकी लाश उन्हें काफ़ी बुरी हालत में मिली थी। वो काफ़ी कटी फटी हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करके इसे जिंदा कर दिया। लेकिन बाद में उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने किस राक्षस को जिंदा कर दिया है और इसीलिए आखिर में उन्होंने इसे मारने की कोशिश की, लेकिन ये शैतान किसी तरह से बच गया। वो शैतान बदले की आग में था, इसीलिए उसने अपने बनाने वाले को ही खोज निकाला और उसने उनकी वाइफ की जान लेकर अपना बदला पूरा किया। जब विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने के लिए उस शैतान का काफी दिनों तक दूर दूर तक पीछा किया, पर वो भूखे प्यासे ज्यादा दिन तक उसे ढूंढने में कामयाब ना हो सके और कड़कती ठंड ने उनकी जान ले ली। लेकिन फिर भी विक्टर उस शैतान के मालिक ही थे, इसीलिए उस शैतान ने अपने मालिक को अच्छी तरह से दफनाया उनकी उसी किताब के साथ जिनमें वो सारे राज लिखे थे जिनसे उन्होंने इस शैतान को बनाया था। उस शैतान ने उन्हें उनकी वाइफ के पास ही दफनाया, लेकिन जब शैतान को लगने लगा कि यही अंत है तो अब यहीं से उसकी एक नई जिंदगी शुरू होती है, क्योंकि एक राक्षसों का बड़ा झुंड उस पर हमला करने लगता है, क्योंकि कोई ऐसी वजह है जिस वजह से वो राक्षस उसे अपने राजा नावेरियस के पास ले जाना चाहते हैं। वो राक्षस उस शैतान यानी कि एडम पर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही एडम एक खास तरह के ट्राइडेंट से उस शैतान को मार गिराता है तो उस राक्षस के जमीन में समाते ही एक अजीब से पत्थर के जानवर में जान आ जाती है और उसी की तरह कई और जानवर जिंदा हो जाते हैं। वो उन राक्षसों को जाकर मार देते हैं जो कि एडम पर अटैक कर रहे होते हैं और इसके बाद वो अपने इंसानी रूप में आकर फ्रैंकेनस्टाइन को उठाकर अपनी रानी लियोनोर और गिडियन के पास लेकर आते हैं। यहाँ पर हमें आगे बताया जाता है कि ये जो राक्षस हैं ये गारगोइल हैं, जिन्हें पृथ्वी पर बाकी बुरे राक्षसों से लड़ने और मानवता की रक्षा करने के लिए आर्च एंजल माइकल ने इन्हें बनाया था। सुपर नेचुरल पावर वाली रानी लियोनोर एडम के मन को पढ़ने के बाद वो समझ जाती है कि शैतान को कैसे जन्म दिया गया, इसीलिए वो इसे एडम का नाम देती है और अब वो एडम को इनकी बुरे राक्षसों के खिलाफ हो रही जंग के बारे में बताती है कि स्वर्ग में माइकल बनाम सैटर्न के युद्ध हारने के बाद सैटर्न ने अपना बदला लेने के लिए हजारों की तादाद में राक्षसों को पृथ्वी पर भेज दिया, क्योंकि वो सभी मिलकर एक ऐसी जंग को अंजाम देने वाले हैं जिससे कि गॉड की क्रिएशन यानी कि इंसानों का नामो निशान तक धरती से मिट जाएगा और हमारा काम इन राक्षसों को ऐसा करने से रोकना है। लेकिन इंसानों को अभी इस बारे में नहीं पता, वो इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं। लेकिन एडम की शक्तियां देखने के बाद रानी लियोनोर उसे अपने साथ मिलकर काम करने के लिए कहती है, लेकिन एडम रानी से साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी अकेले बिताना चाहता था। लेकिन वो एडम के जाने से पहले उसे एक खास तरह का हथियार देते हैं जिससे वो उन राक्षसों से खुद की हिफाजत कर सके, क्योंकि अभी तक किसी को कोई खबर नहीं थी कि आखिर राक्षस एडम के पीछे क्यों थे और ये एक ऐसा हथियार है जिनसे वो उन राक्षसों को आसानी से नर्क भेज सकता है। और अब इसीलिए एडम सबसे दूर रहने के लिए दुनिया के किसी कोने में जाकर अपनी जिंदगी बिताने लगता है, लेकिन वो राक्षस कहीं पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और अब देखते ही देखते ऐसे ही 200 साल बीत जाते हैं। उसके आसपास की दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी थी, लेकिन एडम अभी भी बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन अब वो उन राक्षसों से तंग आ चुका था और अब इससे पहले कि वो राक्षस उसका शिकार करें, एडम उन राक्षसों को ढूंढकर उनका शिकार करने लगता है। लेकिन जब एक दिन एडम ऐसे ही उन राक्षसों को मार रहा होता है तो एक मासूम इंसान की जान चली जाती है, जिसका पता जब गारगोइल्स को चलता है तो वो तुरंत एडम को अपने कब्जे में ले लेते हैं, क्योंकि एडम की वजह से ही इंसानों को डीमन और गारगोइल्स का वजूद पता चल गया था और इसीलिए सजा के तौर पर वो लोग हमेशा के लिए एडम को अपने पास कैद कर लेते हैं। लेकिन एडम की उस फाइट के दौरान एक राक्षस उससे बच निकला था, जो कि तुरंत अपने राजा नेवेरियस के पास जाकर उसे एडम के जिंदा होने की खबर दे देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह राक्षसों का राजा नेवेरियस एक इंसान की तरह एक बिलियनर चार्ल्स के भेष में अपने साथ कुछ वैज्ञानिक जैसे कि टेरा और कार्ल की मदद से एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं जिससे वो मरे हुए को जिंदा कर सकें, यानी कि एकदम फ्रैंकेनस्टाइन की तरह। जब उन्हें पता चलता है कि फ्रैंकेनस्टाइन का वो मॉन्स्टर एडम अभी भी जिंदा है तो वो अपने सबसे काबिल राक्षसों को गारगोइल के कैथेड्रल पर हमला करके एडम को अपने पास तक लाने का ऑर्डर देते हैं, ताकि वो एडम से किसी भी मरे हुए को जिंदा करने का रहस्य पता कर सके। अब हजारों की तादाद में राक्षसों की सेना देखकर गारगोइल्स को समझ आ जाता है कि वो एडम को लेने के लिए ही यहाँ पर आ रहे हैं।
और देखते ही देखते गोरगोइल्स और डीमन के बीच एक महायुद्ध शुरू हो जाता है। ये लड़ाई काफी सुपरनेचुरल और भयंकर थी, जहां एक तरफ गोरगोइल्स बहुत सारे राक्षसों को नर्क भेजने में कामयाब हो जाते हैं, तो वहीं कई डीमन भी गोरगोइल्स को मारकर उन्हें स्वर्ग भेजकर उन्हें वहां पर कैद कर देते हैं। लेकिन हजारों राक्षसों की सेना के सामने गोरगोइल्स कमजोर पड़ने लगते हैं, जिसमें ओफिर और केजिया नाम के 2 गोरगोइल्स भी मारे जाते हैं। और अब अपनी आंखों के सामने गोरगोइल्स को मरता देख गोरगोइल एडम को आजाद कर देते हैं, और अब एडम भी उनकी तरफ से उन राक्षसों का शिकार करने लगता है। लेकिन इन राक्षसों का जो मेन लीडर था, जिसका नाम जूरियल था, जब उसके हाथ एडम नहीं लगता तो वो गोरगोइल की रानी लियोनोर को अपने कब्जे में ले लेता है, उसे अगवा कर लेता है। एडम को पता चलने पर वो लियोनोर को बचाने के लिए उनके पीछे भागता है, पर वहीं पर सेकंड इन कमांड गिडियन को एडम ना मिलने पर वो अपनी रानी को बचाने के लिए उसी फ्रैंकेनस्टाइन जर्नल, जिसमें मरे हुए को जिंदा करने की तरकीब लिखी हुई है, वो उस किताब के बदले दुश्मन से सौदा करने का तय करता है, जो कि उन्हें एडम के पास से मिली थी जिस रात उन्होंने एडम को बचाया था, जिसे उन्होंने अपने पास रख लिया था। अब गिडियन उस किताब की मदद से अपनी रानी को उस राक्षसों से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन एडम अपने क्रिएटर की उस किताब को उन राक्षसों के जर्नल के हाथ लगने नहीं दे सकता था, और अब इससे पहले कि राक्षस जर्नल जूरियल उस किताब को लेकर यहाँ से भाग निकलता, एडम और राक्षसों के बीच यहाँ पर एक और युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी आखिर में जूरियल भाग निकलता है, जिसका पीछा करने के बाद जब एडम नेवेरियस की सीक्रेट लैब के अंदर जाता है, तो यहाँ आने के बाद एडम इनका प्लान समझ जाता है कि मिलियन ऑफ डीमन स्पिरिट जो कि नर्क में कैद हैं, उन सभी को वापस जिंदा करने के लिए ये वेसल्स तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि राक्षस की आत्मा ऐसे ही शरीर में दाखिल हो सकती है जिसकी कोई आत्मा ना हो, और एक बार इन वेसल्स में राक्षसों की सोल दाखिल हो जाने पर वो एडम के क्रिएटर फ्रैंकेनस्टाइन की उस बुक की मदद से वो एडम जैसी सेना तैयार कर लेंगे। जूरियल ने वो बुक अपने कमांडर को दे दी होती है, जो कि वो कमांडर उस बुक को उन साइंटिस्ट को दे देते हैं, ताकि उस बुक को समझकर इनके मकसद में इन्हें कामयाबी दिला सकें, क्योंकि ये वैज्ञानिक बिल्कुल बेखबर हैं कि ये जिसके लिए काम कर रहे हैं वो इंसान की शक्ल में छुपा हुआ एक राक्षस है। लेकिन इससे पहले कि ये साइंटिस्ट उस बुक को ट्रांसलेट करके अपने काम में लगते, एडम इस लैब में घुस आता है। वो उस किताब को इन साइंटिस्ट से छीनकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो बुक एडम को भी समझ नहीं आती, वो भी इसका मतलब नहीं निकाल पाता, और इसका मतलब निकालने के लिए एडम को उसी साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वो दिन छिपने पर टेरा का पीछा करता है, और वो उससे मिलकर उससे उस बुक को समझने में उसकी हेल्प मांगता है। और इससे पहले कि टेरा गोरगोइल्स और डीमन की कहानी पर यकीन करती, जूरियल एडम पर हमला कर देता है। लेकिन एडम काफी होशियार होता है, वो इस बार जूरियल को मारकर उसे नर्क भेजने में कामयाब हो जाता है। और अब टेरा को भी एडम की बातों पर यकीन आ गया था, इसीलिए वो उस बुक को उसके लिए ट्रांसलेट करने लगती है। वो एडम को इस बुक को अच्छे से समझा देती है, जिसके बाद एडम तुरंत गोरगोइल्स के पास जाकर उन्हें नेवेरियस के प्लान के बारे में आगाह करता है, और साथ ही उन्हें वो बुक भी लौटाने का वादा करता है, इस शर्त के साथ कि वो उसे और टेरा को कहीं पर सेफ रखेंगे। इसीलिए लियोनोर एडम से टेरा को कैथेड्रल लाने के लिए कहती है, ताकि वो इन्हें एक ऐसी जगह पर पनाह दें जहां तक वो राक्षस पहुंच ही ना सके। लेकिन एडम के यहाँ से जाने के बाद हमें पता लगता है कि ये लियोनोर की एक कहानी है, ये भी गद्दार है, क्योंकि उसका प्लान एडम और टेरा के साथ उस जर्नल को भी अपने कब्जे में लेना था, क्योंकि अब वो इंसानों की खातिर एडम को और ज्यादा जिंदा रखकर और जोखिम नहीं उठा सकती। इसलिए वो अपने सबसे बहादुर आदमी गिडियन को एडम की जान लेकर उस किताब को हासिल करने का ऑर्डर देती है, जिसके बाद अब गिडियन और एडम के बीच एक भयंकर फाइट होती है। लेकिन गोरगोइल्स काफी ज्यादा ताकतवर थे, इसीलिए एडम उनके सामने कमजोर पड़ता नजर आता है। लेकिन एडम काफी होशियार था, आखिर में वो गिडियन को भी मारकर उसे स्वर्ग पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। और लियोनोर की धोखाधड़ी के बारे में उसे पता चलने के बाद वो सबसे पहले उस किताब को ही नष्ट कर देता है, ताकि फ्रैंकेनस्टाइन की ये खोज एक रहस्य बनकर रह जाए। लेकिन वही नेवेरियस ने टेरा को अगवा कर लिया होता है, क्योंकि वो समझ गया था कि टेरा एडम के लिए काम कर रही है, और साथ ही ये भी कि उसने उस किताब का अनुवाद कर लिया है। इसलिए वो टेरा के सामने उसके पार्टनर का गला दबाने लगता है उसे मारने के लिए। वो टेरा से कहता है कि मुझे सब कुछ बताओ, मेरे लिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी है, वरना मैं इसकी जान ले लूंगा। और अब मजबूरी में टेरा को उसकी बात माननी पड़ती है, और अब देखते ही देखते नेवेरियस का 200 साल पुराना सपना पूरा करने में टेरा कामयाब हो जाती है, और अब धीरे धीरे उन सभी वेसल्स में जान आने लगती है। वहीं राक्षसों का खात्मा करने के लिए सबसे पहले एडम अपने पीछे उन गोरगोइल्स को लगाकर नेवेरियस के लैब के पास आता है,
जिससे लियोनोर को समझ आ जाता है कि यहीं पर नेवेरियस की सालों पुरानी मरी हुई सेना दबी हुई है और इसीलिए एडम उन्हें यहाँ पर अपने पीछे लगाकर लाया है। नेवेरियस को पता चलने पर अब उनका सबसे खूंखार राक्षस उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उन्हें कोई भी खबर नहीं होती कि गोरगोइल्स की पूरी सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। और अब सबसे पहले उसी खतरनाक राक्षस की जान लेने के बाद अब अच्छाई और बुराई के बीच एक खतरनाक युद्ध शुरू हो जाता है। अब एक तरफ एडम टेरा को नेवेरियस से बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ लियोनोर नेवेरियस की मरी हुई सेना को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ती है। वो यहाँ पर नेवेरियस की डेड सेना को देखकर एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि लाखों की तादाद में वो मरी हुई सेना नर्क के रास्ते से हजारों मरे हुए डीमंस की सोल उन्हें पजेस करने लगती है। गोरगोइल्स को भी समझ आ जाता है कि ये पजेशन पूरा होने से पहले उन्हें इन्हें रोकना होगा, इसलिए सभी गोरगोइल्स मिलकर एक एक करके उन सभी को नष्ट करने लगते हैं, जिनमें से कि कई सारों में तो जान भी आ चुकी होती है, लेकिन समय से पहले ये उन्हें खत्म करते चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एडम और नेवेरियस में एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर एडम उन राक्षसों के राजा के सामने टिक नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो डीमन राजा एडम के शरीर में ही राक्षस की सोल को पजेस करने के लिए उस पर मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिस वजह से एडम अब धीरे धीरे खूंखार राक्षस में तब्दील होने लगता है। लेकिन नेवेरियस आखिर में भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि एडम ने अपनी आत्मा डेवलप कर ली होती है, जिस वजह से राक्षस का सोल उसे पजेस नहीं कर पाता, क्योंकि राक्षस सिर्फ बिना सोल के शरीर को ही पजेस कर सकते थे। और अब एडम को जब मौका मिलता है तो मौका मिलने पर वो डीमन के राजा को भी मार देता है और उसे भी नर्क भेज देता है। और ऐसा होते ही नेवेरियस की ये पूरी लैब ढहने लगती है और नेवेरियस के मरने के बाद उनके राक्षसों की सेना भी वापस नर्क में खींच ली जाती है। नेवेरियस की ये पूरी जगह जमीन को फाड़कर उसके अंदर समाने लगती है, जिसमें कि एडम और टेरा की भी गिरकर जान जाने ही वाली होती है कि तभी सही समय पर लियोनोर आकर उन्हें निकाल लेती है। आखिर में लियोनोर एडम को गिडियन की जान लेने के लिए भी माफ कर देती है। आखिर में एडम टेरा से भी विदाई लेता है और साथ ही ये कसम खाता है कि वो आगे भी इंसानियत को बचाने के लिए इन राक्षसों से अपनी जंग जारी रखेगा। और फिल्म के आखिर में वो खुद को एक नाम देता है, फ्रैंकेस्टाइन। और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।